क्लास एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है पर्सोनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। इसका लेक्चर 1। सेवी वर्गीय प्रबंध का समस्त कार्यक्रम सेवी वर्गीय नीतियों से प्रारंभ होता है। किसी भी कार्यक्रम की श्रेष्ठता नीतियों की गुणवत्ता पर निर्भर रहती है। नीतियाँ इस बात की घोषणा करती है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये नीतियाँ कंपनी की जो प्लानिंग है या प्रोग्राम्स हैं उनका मार्गदर्शन करती है। अब नीतियों के संबंध में डिटेल में पढ़ाने से पहले नीति शब्द क्या है इसका अर्थ जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीति का अर्थ और परिभाषा। सामान्य शब्दों में नीति को हम पथ प्रदर्शक नियमों की एक रूपरेखा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नीति नियमों की जो एक रूपरेखा के रूप में पथ प्रदर्शक के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। इसमें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें हम देखेंगे यूडर के अनुसार यह एक ऐसा पूर्व निर्धारित और चुना हुआ मार्ग है जो स्वीकृत उद्देश्यों की प्राप्ति में हमारा पथ प्रदर्शन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नीति है वो एक ऐसा निर्धारित मार्ग है जो संस्था के जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति में पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अर्नेस्ट सी मिलर्स के अनुसार नीति एक ऐसा कथन अथवा सामान्यतः स्वीकृत अवबोध है जो कि निर्णय की कसौटी अथवा फॉर्मूले के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके माध्यम से बार बार आने वाली समस्याओं के नैतिक रूप से निपटाने से परिचालन में मितव्ययता आती है और फलस्वरूप ऐसे निर्णयों के निम्न प्रबंध स्तर पर प्रत्यायोजन में सुगमता रहती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नीतियाँ उद्देश्यों की व्याख्या करने वाले कथन होते हैं जो संगठन के अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं। वास्तव में नीतियाँ संगठन के समक्ष आने वाली जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको उनके समाधान में मार्गदर्शन प्रदान करती है और इस प्रकार इनसे समस्याओं के विषय में नैतिक आधार पर डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में सहायता मिलती है। इससे परिचालन में संस्था के जो परिचालन है उसमें मितव्ययता आती है और जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसमें सहायता मिलती है और विभिन्न क्रियाओं और विभागों के मध्य कोऑर्डिनेशन आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार नीतियों के नींव पर आयोजन का भवन तैयार किया जाता है और नीतियाँ नियंत्रण के स्टैंडर्ड का कार्य भी करती है। नीतियों के कारण संस्था के जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेवी वर्गीय नीतियों का अर्थ और परिभाषा। जैसा कि हम जानते हैं सेवी वर्गीय नीतियों का अर्थ और परिभाषा। सामान्यतः सेवी वर्गीय नीतियाँ किसी संगठन की संपूर्ण प्रबंध नीति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। ये मार्गदर्शन का कार्य करती है। इसके माध्यम से जो पर्सोनल मैनेजर है वो अपने विभिन्न कार्यों का आसानी से निष्पादन कर लेता है। इसमें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें एडविन बी फिलिप्पो के अनुसार नीति एक मानवकृत नियम अथवा एक पूर्व निश्चित कार्य प्रणाली है जो संगठन के हितार्थ कार्य निष्पादन के मार्गदर्शन के लिए प्रतिस्थापित की जाती है। यह एक स्थायी आयोजना का प्रकार है जो अधीनस्थों को अपने कार्यों के निष्पादन में मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नीति एक मानव के द्वारा बनाया गया नियम है या पूर्व निश्चित कार्य प्रणाली है जो संगठन के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।
यह एक प्रकार से स्थायी आयोजन है जो संस्था में काम करने वाले जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने द्वारा किए गए कार्यों के निष्पादन में समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिचर्ड पी कैल्हून के अनुसार सेवी वर्गीय नीतियाँ क्रिया का मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये सामान्य प्रभाव या आधार प्रस्तुत करती है जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति संगठन के मूल्यों, दर्शन, विचारों और सिद्धांतों पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि सेवी वर्गीय नीतियाँ एक और प्रबंध और दूसरी ओर कर्मचारियों के दर्शन और मूल्यों को स्पष्ट करती है। इसलिए डेल योडर ने ठीक ही लिखा है कि सेवी वर्गीय नीतियाँ प्रबंधकों के लिए मार्ग मानचित्र का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या जो सेवी वर्गीय नीतियाँ जो डिफरेंट संगठन होते हैं, विभिन्न संगठन हैं, तो उन किन संगठनों के लिए सेवी वर्गीय नीतियाँ निर्धारित करनी चाहिए या किसी संगठन को अपने विकास के क्रम में किस प्रकार पर्सनल पॉलिसीज़ का निर्माण करना आवश्यक होता है। जो छोटे छोटे संगठन हैं उनको सेवी वर्गीय नीतियों के निर्धारण की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे संगठनों में अधिशासी संगठन के जो निकट का संपर्क रख सकता है और प्रत्येक नई उत्पन्न होने वाली स्थिति में सभी बातों पर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि विकास के क्रम में किस समय सेवी वर्गीय नीतियों का निर्धारण कर लेना चाहिए। इसके संबंध में अर्नेस्ट मेलर ने का जो कथन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। उन्होंने लिखा है कि संगठन का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि निर्णय के अनेक केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की जाती हो अथवा निर्णय लेने की स्थितियां बार बार उपस्थित होती हो या निर्णय के आधार पर प्रभावशीलता की जांच करने की दृष्टि से भी निर्णय का अभिलेख रखने की आवश्यकता अनुभव की जाती हो। तो इस प्रकार इन संस्थाओं के लिए पर्सनल पॉलिसीज का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है सुदृढ़ सेवी वर्गीय नीतियों की विशेषताएं, एसेंशियल्स ऑफ साउंड पर्सनल पॉलिसीज। अब सेवी वर्गीय नीतियों की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात सेवी वर्गीय नीतियों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। उनमें सबसे पहले है कि जो सेवी वर्गीय नीतियां हैं वो उपलब्ध सभी तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण का परिणाम होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो नीतियां हैं वो संस्था में काम करने वाले जो विभिन्न कर्मचारी हैं उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को मान्यता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है नीतियां अधिकांश कर्मचारियों की इच्छानुसार उनके समूह और समूह संबंधों को मान्यता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी नीतियां इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए कि जो काम करने वाले कर्मचारी उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग उनके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं या ग्रुप्स के जो संबंध हैं उनको मान्यता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है नीतियाँ सिद्धांत विशिष्ट होनी चाहिए, यानी जो नीतियाँ हैं वो कुछ सिद्धांत स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं उन पर बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नीतियाँ स्थायित्व प्रकृति की होनी चाहिए लेकिन आलोचपूर्ण नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बनाई गई नीतियाँ हैं उसमें स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन होता है उसमें उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन करने की भी संभावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेवी वर्गीय नीतियाँ संस्था की जो अन्य नीतियाँ हैं उनकी पूरक या सहायक होनी चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उनसे पृथक जाकर नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है जो सेवी वर्गीय नीतियाँ हैं
वो संस्था से संबंधित सभी पक्षकारों जैसे कर्मचारी हैं, जनता है, उपभोक्ता हैं और सेवा योजकों के जो विभिन्न हित है, डिफरेंट इंटरेस्ट है, उनको पूर्ति करने में सहायता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेवी वर्गीय नीतियाँ जो सरकार के विभिन्न नियम हैं, प्रावधान हैं, उनके अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नीतियाँ निश्चित, स्पष्ट और समझने योग्य भाषा में होनी चाहिए जिसका आसानी से पालन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है नीतियाँ संगठन के उद्देश्यों और मानवीय पहलुओं और सेवी वर्गीय कल्याण पर आधारित होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेवी वर्गीय नीतियाँ बनाई जाती है वो संस्था के उद्देश्य व लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए और साथ ही मानवीय पहलुओं और जो पर्सनल वेलफेयर है उसके पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नीतियाँ सभी समूहों और स्तरों के लिए समान, पक्षपात रहित और न्यायोचित होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नीतियाँ बनाई जाती है वो संस्था में जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुप्स के लिए डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं उनके लिए समान होनी चाहिए और सभी पक्षकारों के लिए समान होनी चाहिए, पक्षपात रहित होनी चाहिए और सभी वर्गों के लिए न्यायोचित होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेवी वर्गीय नीतियाँ बुद्धि संगत और तर्क संगत होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है नीतियों का समय समय पर पुनरीक्षण होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार नीतियाँ बना दी तो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं हो, बल्कि जैसे जैसे समय और परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो उसका समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार, वातावरण के अनुसार रिव्यू करने की आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेवी वर्गीय नीतियों का विकास, डेवलपिंग पर्सोनल पॉलिसीज। सामान्यतः नीतियों का विकास दिन प्रतिदिन की समस्याओं के संबंध में डिसीजन लेने और उनके संबंध में कार्यवाही करने से होता है। निर्णय लेते समय समस्या का सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है तथा कुछ मान्यताओं, विचारधाराओं और मूल्यों के आधार पर उन परिस्थितियों में श्रेष्ठतम निर्णय लेने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे जैसे अधिकाधिक समस्याओं के बारे में निर्णय लिए जाते हैं तो भविष्य के लिए कुछ पथ प्रदर्शक सिद्धांत स्पष्ट होने लगते हैं। तो प्रथम बार सबसे पहले नीतियों का निर्धारण कर लेने पर उन नीतियों की संगठन के लिए उपयुक्तता की जांच की जाती है कि वो नीतियां संस्था के लिए सूटेबल है या नहीं है। नीतियां लॉन्ग टर्म के लिए निर्धारित की जाती है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई है वो पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जिनका प्रयोग सामान्यतः सभी प्रकार के जो डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट जैसे परिचालन, विधि, वित्तीय, विपणन, जनसंपर्क आदि के संदर्भ में जांच करके देखकर ही नीतियों का निर्धारण करने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है नीति निर्धारण में सहभागिता, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्सनल पॉलिसीज़ की आवश्यकता उन व्यक्तियों और प्रबंधकों को होती है जो निर्णय बिंदुओं के सबसे अधिक निकट होते हैं। नीतियों के संबंध में सिफारिश करने का अधिकार भी इन्हीं व्यक्तियों को प्रदान किया जाना चाहिए। यही वर्ग नीति निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करने की स्थिति में होता है और समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता का आभास भी इसी वर्ग को सर्वाधिक रूप से होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नीति संबंधी प्रारूप तैयार करने का जो दायित्व है वो पर्सनल डिपार्टमेंट को सौंपा जाना चाहिए। यही एक ऐसा विभाग है जो संगठन के अंदर और बाहर और अन्य संस्थाओं से नीति निर्धारण के लिए जो डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है और उसका एनालिसिस की सुविधा भी इसी डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होती है। नीति का प्रारूप तैयार कर इसे जो लाइन ऑफिसर्स है उसके समक्ष उनके सुझाव और उनके आलोचना के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नीति निर्धारण का वैसे अंतिम अधिकार
रेखा अधिकारियों के पास ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से नीति निर्धारण में सेवी वर्गीय विभाग, रेखा अधिकारी, निर्णय बिंदुओं के निकट के जो प्रबंधक है, कर्मचारी है, उन सभी का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है। नीतियों पर पुनर्विचार, संशोधन तथा परिवर्तन करते समय भी ये जो विभिन्न वर्ग है, इन्हीं विभिन्न वर्गों का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज का जो अपना टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है।